आई होप आपकी बीएससी की क्लास सही रही होगी। जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए उन्हें हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे और कल से एज सच कुछ इशू होगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, मैम ने स्पेसिफिकली पूरा बता ही दिया होगा कैसा अपना टाइम ड्यूरेशन रहेगा, 2.5 महीने अपना सिविल चलेगा, क्रिमिनल चलेगा। अननेसेसरी उन बातों को रिपीट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 3 नए लॉज हैं। इंडियन पीनल कोड है जो बीएनएस में कन्वर्ट हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट है, और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी को रिप्लेस करके आगे आया है। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें या भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो उसमें ज्यादा चेंज नहीं, मेजर चेंजेस उसमें हुए नहीं है। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, अब आप कहेंगे कि मैम इसमें क्या चेंज हुए? इसमें काफी चेंजेस हुए। काफी का मतलब प्रोसीजर आपका सिमिलर है। प्रोसीजर में अननेसेसरी कुछ चेंज नहीं है, लेकिन आपके डेज, जो हम पहले डिफॉल्ट बेल के डेज याद करते थे, तो वो सारी चीजें से हमें याद था 60 डेज, 90 डेज, तो वो सारी चीजें आपको जो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी वो बस वही पड़ेगी कि आपको डेज जो डेज हैं वो थोड़ी से अलग, मतलब थोड़े से डिफरेंट डेज की, चार्ज फ्रेमिंग का कितना दिन है, डिस्चार्ज की एप्लीकेशन कितने दिन में लगेगी। बिल्कुल एक जो होता है ना छोटा बच्चा, जैसे छोटे बच्चे को ABCD पहले लाइन खींचना सिखाते हैं, मैं बिल्कुल उसी तरीके से समझाऊंगी। आप में से कई लोग होंगे जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते होंगे। ठीक है, मुझे कोड का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो बीएनएसएस की बुक है मैं आपको टिप्स पे रटवा दूंगी, ये मैं 110% गारंटी लेती हूँ, क्योंकि एक एक शब्द मैं चाहूंगी कि एक एक शब्द आपको जो बुक्स में लिखा हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन अच्छी तरीके से कर पाऊँ। दूसरा, मैम प्री मेंस इंटरव्यू, जी हाँ, मैं प्री प्री के लिए मैं आपको बुक बता दूंगी। 5 दिन का आराम से आप डेमो लीजिए, मतलब धीरे धीरे जो भी पूछना है आपसे पूछिए। फिर आप मेंस के लिए मैं आपको बताऊंगी कि ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है, किस तरीके से लिखना है वो भी बताऊंगी, और उसके अलावा बुक बता दूंगी। आप लोगों के मोस्टली मैं एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन चेक कर लूंगी मेंस से रिलेटेड। फिर आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि हमें मेंस किस तरीके से लिखना है, और जो बुक मैं रेफर करूंगी, ठीक है, तो उसमें काफी मतलब 100% चीजें हैं कि आपको मेंस में किस तरीके से लिखना चाहिए, केस लॉस किस तरीके से लिखना चाहिए। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, ठीक है, तो देखते हैं आप लोगों को सबसे पहले तो छोटी छोटी बातें जो पता होनी चाहिए। नोट्स मिलेंगे, ठीक है, नोट्स मैं आपके साथ साथ बनाती जाऊंगी क्योंकि बीएनएसएस के नोट्स में काफी चेंज है। जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उसके नोट्स मैं अवेलेबल करवा दूंगी, अभी अवेलेबल नहीं करवाऊंगी, लाइक 5 डेज बाद जब जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे उन सबको मैं नोट्स अवेलेबल करा दूंगी, और आई होप आप लोग स्पाइरल लेकर बैठेंगे। ठीक है, अपने नोट खुद देखो, क्या होता है जब हम खुद अपनी चीजें खुद लिखते हैं तो चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहती है। जो मैं पढ़ाऊं, ठीक है, उसको मैं 3 बार रिपीट कराऊं, 2 बार रिपीट कराऊं, और आप अपने हाथ से उसे लिख भी लेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। देखिए, कोर्ट होते हैं 2 तरीके के। हम देखते हैं, एक तो क्रिमिनल वाले कोर्ट होंगे और एक सिविल वाले कोर्ट होंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब हम कई बार सुनते हैं, हाँ, सारे नोट्स मैं जैसे जैसे बनाती जाऊंगी क्योंकि सिर्फ बीएनएसएस के नोट्स मेरे पास में अभी अवेलेबल नहीं है। मैं जिस टाइम आपको पढ़ाऊंगी उससे पहले मैं नोट्स प्रिपेयर कर लूंगी। जिस दिन मैं मान लो 20 सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया, सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी, ठीक है, मैंने आपको 20 सेक्शन पढ़ाए तो मैं 20 सेक्शन के नोट्स आपको पहले ही दे दूंगी, या मतलब क्लास खत्म होने के बाद दे दूंगी, क्योंकि बीएनएसएस में काफी चेंजेस है और मैं बताती भी जाऊंगी। मेरे पास में एक पूरा पीडीएफ पड़ा हुआ है बीएनएसएस में जो भी चेंज है, ठीक है, बीएनएसएस में जो भी चेंज है वो पूरा पीडीएफ पड़ा हुआ है कि एक एक उसमें एक एक शब्द जो भी बदले हैं वो सारे चेंजेस मेरे पास में उस पीडीएफ में अवेलेबल है। मैं उसको नोट्स में डालूंगी और आपको बताती भी जाऊंगी कि क्या बदलाव हुए हैं। ठीक है, अब समझना, एक होते हैं सिविल कोड, एक होते हैं क्रिमिनल कोड। ठीक है, जैसे आप लोगों में से कोई मुझे एक बार प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे जिनको पता भी होगा, मुझे बता सकता है कोई कि मजिस्ट्रेट और जज में क्या डिफरेंस होता है? एक बार हैंड रेज कर दीजिए, मैं बताऊंगी कि किसे बोलना है। मजिस्ट्रेट एंड जज में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, और टीना के अलावा? भाई इतने सारे बच्चे हैं, सब लॉ बैकग्राउंड से, मजिस्ट्रेट भी सुनते हैं और जज भी सुनते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? टीना के अलावा कोई और बताए मुझे। अश्मिता? Magistrate is from for ma'am criminal cases and judges for the civil cases.
ठीक है, खुशबू आप हैंड रेज कर सकते थे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये छोटे छोटे जो डिफरेंस ये आपको पता होने चाहिए कि मजिस्ट्रेट, जैसे मैं यदि सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाती, तो यदि मैं क्रिमिनल का काम हैंडल करती तो उसे कौन सा कोर्ट कहा जाता, मतलब उसे मजिस्ट्रेट का कोर्ट कहा जाता। और यदि मैं सिविल का काम हैंडल करती तो उसे कौन सा कोर्ट कहा जाता, सिविल कोर्ट कहा जाता। ठीक है, ये समझ में, ये एक बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो एक होते हैं सिविल जज, एक होते मतलब स्टेज देखते हैं। देखिए, जो स्टेज होती है ना, यहाँ पे अपन बनेंगे सिविल जज और यहाँ पे बनेंगे मजिस्ट्रेट, लोअर जुडिशरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फिर अब इसके थोड़ा सा ऊपर लेवल पे जाते हैं, इसके ऊपर लेवल पे जाते हैं। तो जब हम सिविल में देखते हैं तो हम्म मैम आप एक बार ग्रुप पे देखो ना, मैंने लिंक भेजा हुआ है क्लास का। ठीक है, जब हम सिविल में जाते हैं तो उसे बोलते हैं, जैसे इनकी जैसे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी अपील, अपील कहाँ लगती है, क्रिमिनल में कहाँ लगती है, कोई भी एक बार हैंड रेज करके बताइए, कोई भी बताइए, आप लोगों में से किसी को नहीं आता, टीना मैम आप बताइए। सेशन कोर्ट मैम। सेशन कोर्ट, तो क्या सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग अलग होते हैं मैम? नहीं, मैम सेम ही एक ही है, ठीक है ना, दोनों भी एक समझ ही है। में आ गए। जैसे जैसे समझिए मैंने क्या बोला, जैसे सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, आपको बहुत अननेसेसरी लग रहा होगा, लेकिन जब मैं एक स्टूडेंट थी तो मुझे भी इन चीजों में डिफरेंस नहीं पता था। मैं बता रही हूँ, जब मैंने स्टार्ट लॉ किया तो मुझे डिफरेंस नहीं पता। हो सकता है आप में से यदि आप 40 बच्चे हो तो 40 में से 5 बच्चों को ये चीजें नहीं पता हो, और मैंने आपको कहा मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाऊंगी, तो ये आप सुन लो, 5 मिनट बोर लगे तो सुन लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मेरी शक्ल ही देख लो यदि आता भी है तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन सिविल कोर्ट, सिविल जज। ठीक है, और जब अपील लगेगी तो सिविल में लगेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और यहाँ पे क्रिमिनल में लगेगी सेशन कोर्ट। इसके बाद में सब बराबर हो जाता है, हाई कोर्ट होता है और सुप्रीम कोर्ट होता है। डन, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। एक बार हैंड रेज कर दो। जो बच्चे 5 बच्चे थे जिनको नहीं आता था, मैंने उनके लिए बोला कि यदि नहीं आता तो मैं समझा देती हूँ कि ये लगता है सिविल, ये लगता है क्रिमिनल, फिर लगता है सिविल और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यहाँ लगता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्रिमिनल में लगता है सेशन कोर्ट, उसके बाद में लग जाते हैं हाई कोर्ट स्टेट के, और उसके बाद में होते हैं सुप्रीम कोर्ट। डन, क्या होता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, यदि जैसे नॉर्मल सिटी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, मेट्रोपॉलिटन अब रहे मतलब नहीं है यहाँ पे, मतलब मुझे नहीं लगता कि बीएनएसएस में है, कि जब पहले क्या होता था कि जब मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती थी, लाइक जयपुर हुई, कोलकाता हुई, तो वहां पे बनते थे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, सेम पर्सन, जैसे मैं हूं, यदि मैं मान लीजिए दौसा में हूँ, दौसा एक सिटी नहीं, मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, तो मैं वहां बनती थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, और यदि मैं दिल्ली में हूँ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जयपुर में हूँ मेट्रोपॉलिटन, तो ये कंसेप्ट अब हटा दिया गया है। अब हर जज जो बनेगा वो बनेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और लाइक एमपी की बात करते हैं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, यदि उसने जज का ये जो जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करा हुआ है तो। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, तो ये एक कंसेप्ट था, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था। आपको क्रिमिनल की क्लास स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये क्रिमिनल कोर्ट्स के नाम बता रही हूँ मैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी आप यहाँ पढ़ेंगे। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी क्रिमिनल कोर्ट की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा यहाँ पे आते हैं सेशन जज, सेशन कोर्ट, इसके अलावा अपने होते हैं हाई कोर्ट। और मैम बोलोगे कि मैम ये पॉक्सो के कोर्ट कहाँ गए, ये जेजे के कोर्ट कहाँ गए? जी हाँ, इनके अंदर आते हैं। जब हम सेक्शन पढ़ेंगे आगे तो वहां लिखा रहता है क्रिमिनल कोर्ट किस तरीके के होते हैं। तो हर बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा ये गलती करता है, उसने लिखा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास याद है, सेकंड क्लास याद है, सेशन कोर्ट याद है, हाई कोर्ट याद है। ठीक है, बच्चा क्या नहीं लिख के आता, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं लिख के आता। क्रिमिनल कोर्ट जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी क्या है, एक क्रिमिनल जज, मतलब एक जज है, मजिस्ट्रेट है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी क्या है, कोर्ट्स में एक जज मिलेगा, क्रिमिनल जज जो है ना। और उसके अलावा भी स्पेशल लॉज में जो बनते हैं कोर्ट्स,
उन्हें भी क्रिमिनल कोड्स पूछे जाएंगे आपसे कि कोड्स कितने तरीके के होते हैं क्रिमिनल कोड्स में, वो भी आएंगे। आप लोगों को आज के बाद मेरी क्लास में हो, आगे आप ज्वाइन करो या नहीं करो, लेकिन आपको याद रखना है, 5 दिन आराम से सुनना, आपको याद रखना है क्रिमिनल कोर्ट्स में बाकी सारे कोर्ट्स आपको याद रहेंगे, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट हमेशा भूल जाते हैं, मेरे जैसा इंसान भी भूल जाता है। अब मैं याद रखती हूँ, ठीक है, बार बार पढ़ के हमें याद होने लग गया है। आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट नहीं भूल के आना है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, और ना ही आपको स्पेशल लॉज के अंदर जो कोर्ट बनते हैं उनको भूल के नहीं आना है। ये एक कंसेप्ट था, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए क्रिमिनल की क्लास स्टार्ट करने से पहले। अब आ जाइए, अब किसी को पता होगा कि डीएम और कलेक्टर क्या सेम होते हैं अलग अलग होते हैं? रीना बताइए आप, डीएम और कलेक्टर सिमिलर होते हैं या अलग अलग होते हैं? किसी को तो पता होगा, मैं मानती हूँ इतने, मतलब मैं तो अपने आप को बहुत नीचे लेवल का बंदा मानती हूँ, आप लोग जो प्रैक्टिस करते हैं सबको पता होना चाहिए, ठीक है। जो रेवेन्यू का कलेक्शन करते हैं कलेक्टर कहलाते हैं, वही पोस्ट डीएम बनती है यदि क्या करते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से एक जज, एक किसी जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट में से किसी एक को क्या बना दिया जाता है, सीजे बना दिया जाता है, वैसे ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से किसी एक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है। कलेक्टर और डीएम सेम रहता है, ठीक है। मैं आई होप, मैं मानती हूँ कि एक आध पर्सन जो बच्चे को नहीं पता होगा, वो आज मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया। आ जाइए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। जो मेरे से मिस्टेक हुई थी, मैं भारतीय में, जैसे आप अभी बीएसए के नोट्स पढ़ोगे तो वहां पे शब्द देखोगे भारतीय, नॉर्मल इंसान यही लिखता है, अब इसमें लिखा है भारतीय, मतलब भारत को इसने भारतीय, ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्ट नंबर 46 है। बीएससी की क्लास में कौन था? इरम क्लास में हो? अश्मिता तो नहीं थी। हाँ, तो कौन सा एक्ट था भारतीय साक्ष्य अधिनियम का? मैम 47 47। और भारतीय 47 सत्यम 43। कौन से भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ लिया? मैम अमेरिका के बारे में बता रही थी तो 43 बताया था कि अमेरिका का 43 चलता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 47 था। डन, आई होप आपको समझ में। और यहाँ का जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो 46 है। भारतीय न्याय संहिता कौन सा है? अश्मिता, शांतनु, 45 45 सीरियल से चले ये। भारतीय न्याय संहिता 45, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 46 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 47। एक्ट है, प्री का क्वेश्चन है, आपको याद करना है। एनेक्टमेंट डेट और एनफोर्समेंट डेट मैम ने बताई होगी, पहले भी बताई होगी आपको, मैं जल्दी से क्विकली बता देती हूँ। व्हाट इज एनेक्टमेंट डेट? जब हम देखते हैं कि सबको पता है कि 25 दिसंबर 2023, 25 दिसंबर 2023 जब गवर्नर साइन करता है, प्रेसिडेंट साइन करता है, जो भी वॉट एवर इट इज, जिसको भी साइन करने हैं वो साइन करता है, तो राष्ट्रपति ने कब अनुमति दी थी हमारे एक्ट के लिए? 25 तारीख को, 25 दिसंबर 2023 को। तो इट इज कॉल्ड एनेक्टमेंट डेट। कब से एनफोर्समेंट में आया था? आपने 25 तारीख के बाद में तो थोड़ी केस इसके अकॉर्डिंग चलने लग गए थे, बीएनएस बीएसए के अकॉर्डिंग, नहीं, एनफोर्समेंट में आया था अभी लेटेस्ट 1 जुलाई 2024 को। कितनी तारीख को? 1 जुलाई 2024 को आया था। तो ये दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए। इट इज अ प्रोसीजरल लॉ। मैम ने अभी पिछली क्लास में बताया होगा व्हाट इज सब्सटेंटिव लॉ, क्या ये कहीं पे कुछ डिफाइन करता है क्या? आपने किसी ने भी यदि सीआरपीसी पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो तो साफ दिख रहा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और ये एक प्रोसीजरल लॉ है। ये प्रोसीजर बताता है कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा, जेल में कितने दिन में रखा जाएगा, बेल कितने दिन में मिलेगी, जज के सामने कितने दिन में प्रस्तुत करना है। ये एक प्रोसीजर है, इसमें रटना होती है चीजें। शांतनु प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, या पूछ रहे हैं कुछ? यस मैम। नहीं मैम, सॉरी। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पिछले वाले सीआरपीसी में थे पता नहीं कितने चैप्टर, लेकिन 484 सेक्शन थे, अभी मुझे चैप्टर याद नहीं आ रहे, 39 थे शायद, 37 चैप्टर थे, 37 चैप्टर्स, 484 सेक्शन, यहाँ पे मिलेंगे आपको 39 चैप्टर्स एंड 531 सेक्शन, 39 चैप्टर एंड 531 सेक्शन। डन, याद रख लो। आपको जल्दी से क्विकली क्वेश्चन के आंसर पता चल गया। एक्ट नंबर 46, इट इज अ प्रोसीजरल लॉ एंड इट इज एनेक्टमेंट डेट 25 दिसंबर 2023, एनफोर्समेंट डेट 1 जुलाई 2024। कितने चैप्टर है? 39 चैप्टर है एंड 531 सेक्शन है।
संपूर्ण भारत पर अप्लाई है और जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से अप्लाई हो गया। तो संपूर्ण भारत पे अप्लाई होता है, एक्सेप्ट अभी हम एक्सेप्शन पढ़ लेंगे, नागालैंड ट्राइबल एरिया जो सिमिलर ही है, ज्यादा उसमें डिफरेंस है नहीं। तो आ जाइए नेक्स्ट। इसमें आई होप मैं पूछूंगी भी नहीं कि किसी को कोई डाउट है क्या, मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैंने 2-3 बार बता दिया कि इसमें डाउट नहीं होगा। जिसमें मुझे लगता है डाउट है तो मैं पूछ लूँ। देखिए बीएनएसएस कैसे सेग्रीगेट है। बीएनएसएस दो भागों में सेग्रीगेट है। सबसे पहले यहाँ पे दिखेंगे आपको सेक्शन, क्या दिखेंगे, सेक्शन दिखेंगे, और इसके बाद में आपको दिखेंगे टू शेड्यूल्स। क्या दिखेंगे, टू शेड्यूल्स। सेक्शन है जो 39 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। अब फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल, तो मैम ये क्यों डिवाइड कर दिया। अब देखो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, मान लीजिए कि चोरी नहीं, मर्डर की सजा हुई है, मतलब मर्डर कर दिया किसी ने किसी को, क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है क्या। मैंने क्या बोला, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबसे लोअर जुडिशरी होती है। कोई बताएगा कि क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट मर्डर के ऑफेंस को ट्राई कर सकता है या नहीं ट्राई कर सकता। दिव्या, यदि दिव्या क्लास में हो, प्रेम मैम बताइए। मैम नहीं कर सकता जुडिशियल नहीं मजिस्ट्रेट। कर सकता, ठीक है। तो ये समझिए, तो ये जो शेड्यूल है ना, जो पीछे सेग्रीगेट किया गया है, उनमें यही बताया गया है कि कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा, कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा। इसको हम एक मतलब इसको COB ऐसे करके ऐसे होता है। अभी हम धीरे धीरे बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह पढ़ेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ। इसमें बताएगा क्या, ये जो शेड्यूल है उसमें बताया गया है क्या ऑफेंस कॉग्निजेबल है, फिर बताया गया है क्या ऑफेंस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, फिर बताया गया है किस कोर्ट के द्वारा ट्राइबल है, किस कोर्ट में लगेगा, क्या पनिशमेंट है, ऐसे ब्ला ब्ला करके पीछे सेक्शन के जो शेड्यूल है, शेड्यूल के 1 में बताया गया है। जो फर्स्ट शेड्यूल है ना, दो शेड्यूल के शेड्यूल 1 में बताया गया है। इसमें भी दो तरीके के शेड्यूल को भी दो तरीके से भागों में बांट दिया गया है। एक तो जो भारतीय न्याय संहिता के जो ऑफेंस है ना, उनको बताया गया है, भारतीय न्याय संहिता के जो ऑफेंस है उनको बताया गया है कौन ट्राई करेगा, COP ऐसे कुछ लिखा हुआ है कि सी मतलब कॉग्निजेबल, ये कुछ देख लेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, ये बताया गया भारतीय न्याय संहिता के बारे में फिफ्थ शेड्यूल में, और सेकंड शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल के सेकंड पार्ट में जो अदर लॉज होते हैं ना, अदर लॉज, उनके बारे में बताया गया। और जो ये सेकंड शेड्यूल है उसमें 58 फॉर्म है। पहले कितने फॉर्म थे, 56 थे, उसको भूल जाओ, जो गया उसको भूल जाना चाहिए, बाद में माइंड में नहीं लेना चाहिए। 58 फॉर्म्स इसके अंदर है, ठीक है। और इस जैसे अब बोलोगे मैम फॉर्म्स में क्या है, भाई किसी को समन जारी करना है तो पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मेट होना चाहिए। किसी को वारंट जारी करना है तो वारंट का फॉर्मेट है, चार्ज का फॉर्मेट है, तो वो ऐसे करके 58 फॉर्म्स दे रखे हैं इसके अंदर। तो हमने क्या बोला, जल्दी से याद करते हैं कि जो BNSS है वो दो भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले लिखे हैं सेक्शन, सेक्शन डिवाइडेड है 39 चैप्टर में, 531 सेक्शन है, 484 नहीं, 531 सेक्शन है। उसके बाद में लिखे हैं दो शेड्यूल। जो फर्स्ट शेड्यूल है वो भी दो भागों में डिवाइडेड है, दिख रहा होगा आपको चार्ट में कि सबसे पहले जो BNS के ऑफेंस है उनके बारे में है, और फिर नीचे जो अदर ऑफेंसेस है उनके बारे में। और जो सेकंड शेड्यूल है वो फॉर्म्स के बारे में बताता है, फॉर्म कितने हैं, 58 फॉर्म्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अब हैंड रेज कर दीजिए, किसी को भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल था, इसमें कोई डाउट होने की संभावना अपन को नहीं। अब आ जाइए, मैंने बोला कि BNSS संपूर्ण भारत पे अप्लाई होता है, तो क्या इसके एक्सेप्शन है। जी हाँ, देखेंगे एक्सेप्शन। अब देखो जो होते हैं ना नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज, उनकी परिस्थितियां थोड़ी डिफरेंट है थोड़ी परिस्थितियां। तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करती है। कौन अप्लाई करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट मॉडिफिकेशन से अप्लाई कर सकती है, ऐसे अप्लाई नहीं होता है। समझ लो, ऐसे ही अप्लाई नहीं होगा BNSS। जब स्टेट गवर्नमेंट मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन करके ऐसे बोल देगी कि भाई हम लागू करवाना चाहते हैं BNSS, तो लागू हो जाएगा, अदरवाइज लागू नहीं होगा। इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, डीप में जान। मैंने कई बार बोला है कि जैसे CPC है, सेक्शन 9, 10 और 11 के अलावा आपको अननेसेसरी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। हमको यहाँ पर जज का एग्जाम क्लियर करना है या लॉ की डिग्री लेनी है, हमको यहाँ पे प्रो ऐसे एक्सपर्ट नहीं बनना है। आपको एग्जाम में लिखना आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, मैं ऐसा किसी का नाम नहीं लेना चाहूँ, सब बहुत इंटेलिजेंट है। मैं रश्मि, हम तो अपने आप को कुछ भी नहीं मानते हैं। हम लोगों को जिन जिन ने पढ़ाया वो बच्चे प्री भी नहीं क्लियर कर पाए, मैं सही बता रही हूँ। क्योंकि जब आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है तो आपको
ऑर्डिनरी बच्चे से थोड़ा सा ज्यादा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस तो आपको गर्त में लेके जाता है, ये तो याद कर लो। कभी भी लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंस तो रखना ही नहीं है। कॉन्फिडेंस इज अ गुड थिंग, ओवर कॉन्फिडेंस आपको नीचे ही लेकर जाता है, बस ये माइंड में रख लीजिए आप। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। सेक्शन नंबर 1 जो सब जगह होता है, मैम ने बता ही दिया होगा, 393 कॉन्स्टिट्यूशन और 394 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट है, और यहाँ पे सब जगह कहाँ मिलेगा आपको? स्टार्टिंग में प्रिलिमिनरी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जाएगा, कहाँ अप्लाई नहीं होता? नागालैंड ट्राइबल एरियाज में अप्लाई नहीं होता। चैप्टर 9, ये कौन सा चैप्टर है? 9, 11 और 12 के अलावा चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 का जो बीएनएसएस का ये जो चैप्टर है 3, ये अप्लाई होते हैं। लेकिन बाकी सबके लिए मैंने आपको क्या बताया, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन से मॉडिफिकेशन करके अप्लाई करेगी। ठीक है, ट्राइबल एरियाज पढ़ लेना। 21 जनवरी 1972 में कुछ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिए कि ये सारे ट्राइबल एरियाज। ठीक है, कमेंसमेंट आपको पता ही है 1 जुलाई 2024 को हुआ है। अब कितने सेक्शन है इसके अंदर? सेक्शन 2 डेफिनेशन, सारे एक्ट की डेफिनेशन एक तरफ और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की डेफिनेशन एक तरफ। ठीक है, इनको इतनी डेंजरस डेफिनेशन है, बस आपने यदि आपने इनको समझ लिया तो आप बीएनएसएस थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। लेकिन आपको यदि डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो आगे जाने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान लगा, वो होता है ना, एक गौर केंद्रित, ध्यान केंद्रित करके पढ़ना पड़ेगा, तो ही आप कल की क्लास ले पाओगे। आ जाइए स्टार्ट करते हैं, याद भी करते जाते हैं। देखो, ये एक नया सेक्शन है, साफ साफ दिख रहा है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पहले कभी नहीं था। बेल एक नया सेक्शन ऐड हुआ है, ये बेल बॉन्ड एक नया सेक्शन ऐड हुआ है, बॉन्ड एक नया सेक्शन ऐड हुआ है। इसके अलावा कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो ऐड हुआ है। तो कितने डेफिनेशन ऐड हुई है? 1 2 3 4। क्योंकि पहले क्या कंफ्यूजन रहता था, समझ में ही नहीं आता था बेल क्या है, बॉन्ड क्या है। कोई कोई कोर्ट बेल लेने की जगह बॉन्ड पे रिलीज कर देता था, बॉन्ड लेने की जगह बेल पे रिलीज कर दिया जाता था। तो इन्होंने डिफाइन कर दिया कि भाई जहां पर भी परेशानी की संभावना हो सकती है, तो इन्होंने डिफाइन कर दिया व्हाट इज बेल एंड व्हाट इज बॉन्ड। ठीक है, डिफाइन कर दिया। तो अब देखो, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है, पहले तो देख लेते हैं कितने हैं इसके अंदर। ठीक है, 27 डेफिनेशन हो जाएगी। 1 2 3 4, ठीक है, 27 डेफिनेशन है। 27 डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। मैं बता देती हूँ किस किस पे स्टार लगा दीजिए। स्टार लगा लीजिए, मतलब मैं आपके पास में बेयर एक्ट होना चाहिए, इस पे स्टार लगा लीजिए। चलो ठीक है, मैं वो बता देती हूँ जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, इनको बोल रही हूँ उनको आपको याद करने की जरूरत नहीं, सेक्शन नंबर, लेकिन इसके जैसे सेक्शन नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बाकी तो देखो सब सारे इंपॉर्टेंट है, अपन इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते, आपको याद करना पड़ेगा। बस एक हाई कोर्ट का आप सेक्शन नंबर याद मत करो। अब देखो, चलो डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको और बता देती हूँ कि क्या होता है सीआरपीसी में। समझना कि मान लीजिए कि एक चोरी हुई है, मतलब बीएनएस है, उसमें थेफ्ट हुआ है। तो थेफ्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा ट्राइबल है, जो मैं आपको बता चुकी है, लोअर जुडिशियल सबसे पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा ट्राइबल है। इंसान पहुंचा, मान लीजिए चोरी हुई, पारुल जैन पहुंची पुलिस स्टेशन में कि भाई एफआईआर कंप्लेन जो भी है वो भी मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एफआईआर कंप्लेन। अभी जस्ट इतना ही समझ लो, एफआईआर हुई या कंप्लेंट हुई। अब एफआईआर हुई, ठीक है, अब जो भी हुआ एफआईआर होती है तो फाइनल रिपोर्ट बनती है, ये सब बात की बात है। आप मान लीजिए कि चोरी हुई है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई करेगा। इसे करेगा पुलिस वाला, क्या करेगा पुलिस वाला? इन्वेस्टिगेशन करके, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है, कब डायरेक्ट कोर्ट के सामने ले जाया जाएगा। आप जस्ट ये समझ लो कि पुलिस वाले को पता चला चोरी हुई है, ठीक है, और वो कोर्ट के सामने लेकर चला गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसने प्रस्तुत कर दिया, विद इन 24 आवर्स प्रस्तुत करना होता है, कर दिया, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट डायरेक्ट ट्राई कर लेगा। समझ में आया? ये मैं बोल रही हूँ जनरली ऑफेंस, जो चोरी के ऑफेंस है, पीछे लिखा रहता है
ट्राइबल बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो डायरेक्ट उसने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेके गया कि भाई इसने चोरी करी है, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इसने चोरी करी है ना, थोड़ी सी उसने फाइनल रिपोर्ट बनाई कि हाँ भाई पुलिस वाले की इन्वेस्टिगेशन के आधार पे पता चला है कि इसने चोरी करी है, अब आगे की प्रोसीडिंग आप करो। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ट्राई कर लिया। अब समझना कि मान लीजिए कि पारुल नहीं बोलूंगी, एक मोहन नाम का पर्सन है, उसने किया है मर्डर। क्या किया है? उसने किया है मर्डर। ठीक है, एफआईआर लगी। ठीक है, मर्डर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो भी आपको बताएंगे बाद में कि एफआईआर लगी। अब मुझे बताइए, अभी मैंने आपको एक चीज बोली कि क्या मर्डर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्राई कर सकता है क्या, गरिमा? नो मैम। ठीक है, और कोई किसी को कोई मैंने पहले समझा दी, सब एक बार नो हैंड रेज कर मैम। दीजिए, सब एक बार हैंड रेज कर दीजिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या मर्डर को ट्राई कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। माइंड में रख लीजिए। अब लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि फाइनल रिपोर्ट बन गई, फाइनल रिपोर्ट बन गई, पता चल गया पुलिस वाले, अभी पता नहीं चला लेकिन पुलिस वाले को लगता है कि ठीक है मर्डर करा है, कहाँ लेकर जाएगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएगा कि कोर्ट ऑफ सेशन में लेके जाएगा? सबसे पहले तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट मैम। हाँ ठीक है, अभी मैं सबको बताऊंगी। अश्मिता किसके पास लेकर जाएगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मैम जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो ट्राई नहीं करता फिर। मैम जिसकी जुरिडिक्शन में मैम ऑफेंस हुआ, मर्डर हुआ, तो उसके संबंधित जो तो शादी न्यायालय था। मैं आपको यही तो बोल रही हूँ, लेकिन अभी तो आपने कहा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो ट्राई नहीं कर सकता मर्डर का केस। हम कॉग्निजेंस मैम कॉग्निजेंस क्यों ले सकता है? ठीक है, अभी मैं जस्ट आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे वर्ड जो भी बच्चा बोल रहा है रेफर करेगा, रेफर वर्ड याद नहीं करना है। चाहे मर्डर का केस हो, चाहे चोरी का केस हो, जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट जिसको सीआरपीसी के बारे में कम नॉलेज है, मैं बता मैम देती हूँ। सारे जो केस जाएंगे सबसे पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ही जाएंगे, वो बाद में कमिट करेगा। जो भी बच्चा बोल रहा था रेफर करेगा, इस शब्द को आज ही भूल जाना। क्या करेगा? पहले जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि यार मेरे द्वारा तो ट्राइबल नहीं है, तो कहाँ भेजेगा? वो कमिटल कर देगा किसके पास में? कोर्ट ऑफ सेशन। एक बार प्लीज सब हैंड रेज कर दीजिए, ये एक बेसिक कंसेप्ट था। कभी भी कोर्ट ऑफ सेशन के पास में एक्सेप्शन है, वो हम आगे पढ़ेंगे। कभी भी एक एक्सेप्शन है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन कभी भी कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट ट्रायबल मतलब डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेता है। पहले केस जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में और वो कमिट करता है। जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पता चल जाता है कि भाई मेरे द्वारा ट्राइबल नहीं है, तो वो किसको कमिट कर देगा? कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देगा। देखिए, याद रखना है, ये छोटी छोटी चीजें आपको आगे लेकर जाएगी। ठीक है, ये छोटी छोटी, नहीं तो सीआरपीसी में जस्ट ये तुमने समझ लिया ना, उसके बाद में सीआरपीसी सिंपल है, बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। अब जैसे मैंने आपसे क्रॉस क्वेश्चन करा जैसे शांतनु से कि क्यों जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास क्यों लेकर गया कोर्ट ऑफ सेशन के? क्या उसको कोर्ट का रास्ता नहीं पता क्या? रास्ता तो पता है, लेकिन सबसे पहले कहाँ लेकर जाता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाता है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगेगा कि ये मेरे द्वारा ट्राइबल नहीं है, तो वो रेफर करेगा कोर्ट ऑफ सेशन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए नेक्स्ट, थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे आप पढ़ोगे, छोटे छोटे शब्द पढ़ोगे, जैसे मैंने आपको बोला एफआईआर। चलो एफआईआर से पहले एक छोटा शब्द पढ़ते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। अरे ऐसे तो मैं निशा, ऐसे तो कोर्ट ऑफ सेशन कोई छोटा मोटा कोर्ट थोड़ी है, कोर्ट ऑफ सेशन एक बड़ा कोर्ट है। ऐसे तो हर केस फिर तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास, मान लीजिए कि मर्डर, मान लीजिए पारुल ने किया ही नहीं है, पता चले कि मर्डर तो हुआ ही नहीं था, ग्रीवियस हर्ट में मर गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, हर्ट ही हुआ जनरली, वो गलती से मर गया, इंटेंशन नहीं था, रैश और वो नेग्लिजेंस में मर गया। हर केस कैसे कोर्ट ऑफ सेशन के पास जा सकता है? ऐसे तो कोर्ट ऑफ सेशन में इतनी भीड़ जमा हो जाएगी ना। ठीक है निशा, डन। अब आ जाइए, देखिए एक होता है कॉग्निजेबल केस, आप ये देखोगे, एक होता है कॉग्निजेबल केस और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल केस। मैम एक इसे कहते हैं संघीय अपराध और इसे एक को कहते हैं असंघीय अपराध। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, मैं एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हूँ बचपन से, ठीक है, अभी मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करा, जब मैंने सीएस करा, एलएलबी करा, तो मुझे दोनों दोनों शब्द समझ में आते हैं।
एक होते हैं संज्ञेय अपराध और एक होते हैं असंज्ञेय अपराध। क्या होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस? जिसमें पुलिस वाला विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। ठीक है मोहित, सबने ठीक है? तो समझ में आया? ये जस्ट एक कंसेप्ट को समझ लो आप कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वह ऑफेंस है जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। और ये सब पीछे लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है इरम? कहाँ लिखा हुआ है पीछे? कौन से शेड्यूल में? अंकित, कौन से शेड्यूल में लिखा हुआ है? फर्स्ट शेड्यूल में हूँ। फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। वैसे तो पता सबको है, लेकिन कभी भी डाउट की संभावना नहीं छोड़ना चाहता था बीएनएसएस या सीआरपीसी भी नहीं छोड़ना चाहता। सीआरपीसी भी एक बहुत अच्छा एक्ट, काफी जमा हुआ एक्ट होता है ना, वो था। थोड़ी थोड़ी इसमें चीजें में मॉडिफिकेशन थे, वो कर दिए गए हैं। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस वह ऑफेंस है जिसे फर्स्ट शेड्यूल में कॉग्निजेबल बताया गया है और पुलिस वाला विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। आई होप आपको समझ में। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होंगे? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे जो छोटे मोटे अपराध, जिसमें छोटे मोटे तो नहीं बोल सकते, जिसमें पुलिस वाला विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है? और जिसे शेड्यूल में नॉन कॉग्निजेबल लिखा है, एक बार हैंड रेज कर दीजिए। दोनों की डेफिनेशन याद हो गई होगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। और शेड्यूल में क्या करा गया है? शेड्यूल में दिखाया गया है एक को कॉग्निजेबल और एक को नॉन कॉग्निजेबल। एक बार डेफिनेशन भी चेक कर लेते हैं, यही कुछ लिखा हुआ हो। डेफिनेशन नंबर है 21G, 21G एंड 21O। देखो सेम टू सेम जो मैंने पढ़ाया, एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट अ वारंट इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर जब विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है तो इसे कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। और 21O, क्योंकि मैं नोट्स बना रही हूँ तो नोट्स में ऑफ कोर्स मुझे साथ में लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन मुझे नोट्स में साथ में लिखना पड़ेगा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज ऑफेंसेस in which a police officer has no authority to arrest without a warrant। डेफिनेशन के लिए अजय एक्सेप्शन, इसके जो देखते हैं डिफरेंस में यही है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टिगेशन, अब एक शब्द और याद कर लीजिए, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अभी हम फर्स्ट स्टेज पे ही है। इन्वेस्टिगेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट मजिस्ट्रेट की परमिशन से हो सकता है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट की परमिशन, हाँ ये नोट्स मिलेंगे, यदि आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो नोट्स मिलेंगे, बनाते जाऊंगी। ठीक है, अभी मैंने कहाँ तक बनाया मैं ये भी बता देती हूँ। देखो पेज, देखो यहाँ पे 21 पेज तक बनाए हुए हैं। बहुत दिन से बना रही हूँ, लेकिन बीच में वो आरजेएस का एग्जाम आ गया था तो मैंने छोड़ दिए थे बनाने। ठीक है, तो मैं बनाती जाऊंगी, इसलिए मैं पहले बीएनएस से स्टार्ट कर रही हूँ। अदरवाइज मैं बीएनएस से स्टार्ट करती, लेकिन मेरा मकसद ये है कि साथ साथ नोट्स बनते जाएंगे। अदरवाइज बैठ के नोट्स बनाना बहुत मुश्किल है, आदमी यहाँ जॉब करते करते इतना परेशान हो जाता है कि वो नहीं बना पाते। तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे नोट्स बनते जाएंगे, इसलिए मैं बीएनएस पहले पढ़ा रही हूँ। आई होप कॉग्निजेबल, सबसे पहले सब एक बार हैंड डाउन कर दीजिए। और जितने भी स्टूडेंट है, 39 स्टूडेंट्स है क्लास में, तो सबके सब हैंड रेज कर देंगे। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में डिफरेंस समझ में आया नहीं आया? ठीक है, आई होप सबको आ गया होगा। सब हैंड डाउन कर दीजिए। अब आ जाइए, ये एक कंसेप्ट अपना खत्म हो जाता है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल। अब यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। मैम मान लीजिए कि मैं एक कॉमन आदमी हूँ, एक कॉमन पर्सन हूँ, तो मेरे यहाँ पे चोरी हुई है, तो मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाऊंगी? पुलिस वाले के पास जाऊंगी ना। मुझे क्या पता कि चोरी में कंप्लेंट लगती है, चोरी में एफआईआर लगती है। मैं तो, मुझे तो, मेरे लिए तो पुलिस वाला इस कानून है। मान लीजिए 20 साल का बच्चा है, उसको थोड़ी पता है कि कानून क्या है, उसको थोड़ी पता है कि एफआईआर किस में लगती है, कंप्लेंट किस में लगती है। समझ, तो समझो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं ना जनरली, नहीं चलो हल्का सा समझ लो कि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं ना उसमें लगती है कंप्लेंट। क्या रखो, याद रखोगे? नॉन, और कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट हमेशा लगती है मजिस्ट्रेट को। किसको लगती है? हमेशा कंप्लेंट लगती है मजिस्ट्रेट को। तो आप सभी को याद रखना है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो छोटे ऑफेंस होते हैं ना वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। इसका भी कंसेप्ट ये समझ लो, क्योंकि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं थोड़े से बड़े, क्या बोलते हैं अपन, कि विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। तो मतलब सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो पुलिस वाला क्या मजिस्ट्रेट के चक्कर काटेगा क्या कि लाओ हमें वारंट दो? नहीं, मतलब थोड़े से हीनियस नेचर के ऑफेंसेस है। ठीक है, और जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं थोड़े से कम पैटी और पैटी ऑफेंसेस होते हैं, सीरियस नॉर्मल ऑफेंसेस होते हैं।
तो समझना कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेंट लगती है, मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लगती है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस पे एफआईआर लगती है। अभी मैं आगे बताऊंगी, कोई बीच में टोकना मत। याद रहेगा, एक बार हैंड रेज करो। कॉग्निजेबल ऑफेंस एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो पुलिस वाले को जाएगी, और नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है उसमें लगेगी कंप्लेंट। अब यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि मैम अब क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेंट भी लग सकती है क्या? पहले तो ये याद रखो, कंसेप्ट याद करो। यहाँ पे आओ, मैं लिख देती हूँ, आपको परेशान नहीं होना है। ये होते हैं एफआईआर। एफआईआर मतलब थोड़े से बड़े टाइप के ऑफेंस, और एक होते हैं कंप्लेंट। एफआईआर लगती है ऑफिसर इंचार्ज के सामने, पुलिस वाले के सामने, क्योंकि बेचारे को इन्वेस्टिगेशन करना होता है, सीरियस ऑफेंस है। और कंप्लेंट लगती है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट क्या, थोड़े से बड़े आदमी होते हैं, छोटे मोटे ऑफेंसेस की कंप्लेंट लग जाती है इनके पास। तो देखो, मैंने क्या कहा, कंप्लेंट केस में अश्मिता क्या लगती है? मैं कोई किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, ठीक है? आप जिसको आंसर नहीं आता है वो माइक ऑन करके मना कर देगा, लेकिन माइक जरूर ऑन करेगा। अश्मिता, कंप्लेंट केस में क्या लगती है? क्वेश्चन सॉरी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या लगता है? कंप्लेंट लगती है, एफआईआर लगती है? आवाज नहीं ऑन आ रही। कंप्लेन मैम। कंप्लेंट लगती है, सबको समझ में आ गया कि नॉन कॉग्निजेबल केस में क्या लगती है? कंप्लेंट लगती है। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉन कॉग्निजेबल केस। और एफआईआर कौन से केस में लगती है? कॉग्निजेबल, क्योंकि हमने क्या कहा, पुलिस वाला विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या नॉन कॉग्निजेबल केस में भी, सॉरी, क्या कॉग्निजेबल केस में भी कंप्लेंट लग सकती है क्या? किसी के पास में है इसका आंसर? क्या कॉग्निजेबल केस में भी कंप्लेंट लग सकती है? हैंड रेस कर दीजिए। ठीक है, मोहित बताइए, क्यों लग सकती है, कब लग सकती है? मैम कंप्लेन तो दोनों केसेस में लग सकती है। ये कॉग्निजेबल हो कुछ चाहे तो नॉन चांस, नॉन कुछ तो होगा कॉग्निजेबल ना, हो। कुछ तो होगा ना कि क्यों कंप्लेन लग सकती है नॉन कॉग। अभी तो मैंने बोला कॉग्निजेबल ऑफेंस में लग सकती है। बताइए, प्रिया मैम बताइए। 156 की। 156(3), हाँ हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये अभी बच्चों को समझ में नहीं आएगा ना 156(3। बताओ जनरली। मैम अगर पुलिस ऑफिसर अगर रजिस्टर पुलिस हाँ प्रिया, रजिस्टर आप बताइए मैम शांतनु। अगर अगर मैम पुलिस ऑफिसर रजिस्टर नहीं करे एफआईआर, तो हम कोर्ट के थ्रू रजिस्टर करवा सकते हैं देखो, समझ में आ गया होगा सब लोगों को बाद मैंने क्या 156 कहा। पे। शांतनु सर सही कह रहे हैं। मैंने क्या कहा कि गए तो हम एफआईआर लिखवाने थे, जैसे इन्होंने भी कहा, मोहित मैम ने भी, जो भी, कि 156(3) में, वो बात की बात है, सेक्शन नंबर अभी आपको याद नहीं रखना है। गए तो हम एफआईआर कराने थे, लेकिन पुलिस वाले ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट का, तो हम खाली हाथ घर थोड़ी आ जाएंगे? हम घर पे बैठ के थोड़े आंसू थोड़ी बहाएंगे? एसपी वाला तो 154(3) में जा रहे हैं ना। वो मतलब धीरे धीरे मैं प्रोसीजर बता रही हूँ, अभी वो डिफरेंट, लेकिन तो सबको मैं यही समझा रही हूँ कि यदि एफआईआर दर्ज नहीं करी तो वो एसपी के पास जाता है, और एसपी भी नहीं सुनता तो वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है। लेकिन जस्ट समझ लो कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंसेस में कंप्लेंट लग सकती है, लेकिन जो एफआईआर है वो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही लगेगी। एक बार आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और नोट्स नहीं भी बना रहे हो तो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी, लेकिन बना लेना। ये छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताता। हम लोग जिस कोचिंग में, मतलब सॉरी, हम लोग जहाँ पढ़े हैं, इंस्टीट्यूट वाले पता नहीं क्या क्या मतलब बोल देते हैं, जल्दी जल्दी बोल देते हैं, समझा दिया ये कॉग्नि, लेकिन हमको बेस क्लियर होना जरूरी है कि क्यों क्यों कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेन लगी। पुलिस वाला जब नहीं लिखता है, एसपी भी नहीं बढ़ता आगे, तो जाके कंप्लेन लिखा के आते हैं। समझ में आया? एक बार हैंड रेज कर दीजिए, प्रिया, मोहित, निशा, बाकी सब लोग, सबको समझ में आना चाहिए। और किसी को प्लीज डाउट है, अब माइक ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। कंप्लेन और एफआईआर समझ में आ गई, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस समझ में आ गया। तो देखते हैं कहीं लिखा है क्या कंप्लेंट, देखते हैं, डेफिनेशन चेक करते हैं कंप्लेंट की कहाँ लिखी हुई है। देखो, एक अच्छी बात ये है कि ये सब मतलब अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, ये सारे अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, ठीक है? तो आपको थोड़ा बहुत भी याद हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। देखो, ये है कंप्लेंट 21H, पहले डी में थी, अब ये 21H में है। हम्म। अब जो मजिस्ट्रेट को कंप्लेन जाती है, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है
कि मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट जाती है, वो ओरली भी जा सकती है, कलर सुंदर नहीं लग रहा, थोड़ा सा पर ये ले लेते हैं, और राइटिंग में भी जा सकती है। कैसे जा सकती है? एंड एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट विद इंटेंशन कि भैया मजिस्ट्रेट साहब प्लीज थोड़ा सा एक्शन लो, with an intention of action being taken under this संहिता that the person has committed an offense। यहाँ पे whether known और unknown भी है क्या? यहाँ पे किसी के पास में बीएनएसएस का नोट्स है, मतलब बीएनएसएस का बेरेक्ट यस है, वहां पे मैम। whether known और unknown लिखा हुआ है ना? यस मैम। ठीक है, तो मैं ये चेंज कर दूंगी। यस अभी मैम। जब वेदर नोन और अननोन, कि चाहे उस पर्सन को पता नहीं है या पता भी है कि भाई इस व्यक्ति ने ऑफेंस करा, तो क्या बोला कि एलिगेशन मेड इन ओरली और इन राइटिंग टू द मजिस्ट्रेट विद एन इंटेंशन कि भाई आप उस पर एक्शन लो, विद एन इंटेंशन of taking action taking being under this संहिता whether a person has committed an offense whether known or unknown, चाहे वो जानता हो, known or unknown, ठीक है, उसने ऑफेंस कमिट किया है, बट इट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। ये क्यों लिखा पुलिस रिपोर्ट? क्योंकि अब समझना, अब थोड़ा सा एक्सटेंडेड लेवल पे जाते हैं। जब एफआईआर दर्ज होती है, जब एफआईआर दर्ज होती है तो वो है ना एंड में इन्वेस्टिगेशन के बाद में पुलिस बनाती है पुलिस रिपोर्ट। क्या बनाती है? पुलिस रिपोर्ट। अब है ना, जब पुलिस रिपोर्ट जाती है, पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास में जाती है, तो वो कंप्लेंट नहीं है, कंप्लेंट तो एक पर्सन करता है। ठीक है, समझ रहे हो कि एफआईआर का जो फाइनल स्टेज होता है वो होता है पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट भी तो जाती है मजिस्ट्रेट के पास में, तो इसने एक्सक्लूड कर दिया। ऑफ कोर्स एक्सक्लूड करना चाहिए, वो कोई कंप्लेंट थोड़ी है, पूरा इन्वेस्टिगेशन होकर पुलिस रिपोर्ट बनकर गई है। तो इसने बोला कि एलिगेशन मेड, देखो मैंने 4 भाग में डिवाइड किया है, आपको भी 4 भाग में, ऐसे एग्जाम में नहीं करके ना, ये याद करने के मकसद से नोट्स के तरीके से होते हैं ताकि चीजें टिप्स पे याद हो जाए। कि एलिगेशन मेड orally or in writing to a magistrate with the intention of action being taken under this संहिता that a person has committed an offense whether known or unknown but it does not include police report। अब इसका एक एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले हम इसको समझते हैं। समझना, यहाँ पे आप पता चलता है कि मान लीजिए ग्रीवियस हर्ट की गई है, उसके एफआईआर गई है ग्रीवियस हर्ट गई, हो गया, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होगी, और एफआईआर गई ग्रीवियस हर्ट की, तो ये कौन सा ऑफेंस हो सकता है? कौन सा ऑफेंस होगा? रश्मिता, क्योंकि मेरे ओल्ड स्टूडेंट है, कौन सा ऑफेंस है? एफआईआर गई है तो कॉग्निजेबल कि नॉन कॉग्निजेबल? कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑफेंस है। मैम। आई होप सबको पहले एक बार हैंड रेज कर दीजिए। एफआईआर गई है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पता चला है भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ग्रीवियस हर्ट है, वो भी मतलब मान लीजिए बहुत चाकू वाकू से मारा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस वाले ने भाई साहब, पता चला कि भाई पारुल ने कर दिया, ग्रीवियस हर्ट पहुंच गई, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। क्योंकि क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होगा? एफआईआर इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाला करता है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन करा, पहुंच गए भाई साहब, उठा के लिया है, अरेस्ट करके लेकर आ गए पारुल को। लेकिन पता चलता है कि ये जो ग्रीवियस हर्ट हुआ था, ये जो ग्रीवियस हर्ट हुआ था, ये क्या हुआ था? ग्रेव एंड सडन। पारुल को आ रहा था गुस्सा, उसके मार्क्स नहीं आए, आधे नंबर, उसको आ गया गुस्सा, उसने ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में ग्रीवियस हर्ट किया। तो अभी तक जो ग्रीवियस हर्ट चल रहा था वो कौन सा ऑफेंस चल रहा था? कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसको पता चला पुलिस वाले को कि ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, शब्द सबको आता होगा, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मतलब अचानक से गुस्सा आया, क्रोध आया, और उसने क्या कर दिया? ग्रीवियस हर्ट कर दिया। अब जैसे ही ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन इंक्लूड हुआ ग्रीवियस हर्ट में, तो ये बन गया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या बन गया? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो पुलिस वाले ने रिपोर्ट दी। अब पुलिस रिपोर्ट तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, इट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, लेकिन पुलिस वाले ने रिपोर्ट दी कि सर ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है ही नहीं, ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तब ये पुलिस रिपोर्ट क्या बन जाएगी? डीम्ड कंप्लेंट, क्योंकि अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ। किसी को कोई डाउट है इस एक्सप्लेनेशन को समझ में? जल्दी से मैं बोल देती हूँ। पुलिस वाले ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चलता है, उसने सोचा तो ये कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन जब पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन किया, आराम से उसने 20-25 दिन निकाले, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि पारुल को आ रहा था गुस्सा, पारुल को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो गया, तो उसने जाकर ग्रीवियस हर्ट कर दिया। तो जो ग्रीवियस हर्ट करते हैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में, तो वो क्या चीज होती है? वो होता है लाइक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यही लिखा है एक्सप्लेनेशन में, देखिए।
अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन केस, पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट मेड करी, पहले तो इसने बोला डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, लेकिन इसने एक्सप्लेनेशन दी कि पुलिस वाले ने रिपोर्ट दी है कि केस बता रहा है कि भाई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, इट इज कंसिडर्ड एज डीम्ड कंप्लेंट, और पुलिस वाले को क्या माना जाएगा, डीम्ड कंप्लेनेंट। एक बार हैंड रेज कर दीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कंप्लेन, व्हाट इज कंप्लेन, व्हाट इज कंप्लेंट पता होना चाहिए कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेन लगती है। एक्सेप्शनली जब पुलिस वाला नहीं सुनता है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी कंप्लेन लग जाती है। जल्दी से एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू द मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू टेक एक्शन that a person has committed an offense, the person could be known or unknown, but it does not include police report. But what is explanation कि when after investigation it is disclosed that offense is non cognizable, then the report is report, the जो report है वो consider करी जाएगी deemed complaint and police report officer जो consider किया जाएगा वो consider किया जाएगा deemed complainant। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आती है, लेकिन उसका एक्सप्लेनिंग के अंदर मैंने क्या बोला है, बेरक कुछ भी नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन है। जब आप इसको 10 बार पढ़ोगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिसको आज समझ में आया होगा कि क्यों डीम्ड कंप्लेंट बन जाती है, क्यों डीम्ड कंप्लेनेंट बन जाता है ये पर्सन, क्योंकि पता चल गया कि भाई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया। कंप्लेंट की डेफिनेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर करके नहीं चलना है। तो हमने क्या पढ़ा, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, इसके बाद हमने पढ़ा एफआईआर और कंप्लेंट। अब आ जाते हैं बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, अभी देखते हैं एफआईआर और कंप्लेंट में डिफरेंस भी बताया होगा मैंने। ठीक है, कुछ भी नहीं है। एफआईआर के लिए जाती है फॉर्मल रिपोर्ट, कंप्लेंट किसको जाती है, डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को जाती है। ठीक है, एफआईआर जनरली कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है, ये कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंस में होता है, मैंने कई बार बता दिया क्यों होता है। ठीक है, कंप्लेंट कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किसके सामने फाइल किया जाता है, पुलिस वाले के सामने फाइल किया जाता है, किसके सामने फाइल किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने फाइल किया जाता है। ठीक है, कंटेंट ये सब अननेसेसरी चीजें, ज्यादा आपको अननेसेसरी चीजों पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना बेसिक डिफरेंस आपको आना चाहिए, मेंस के मकसद से ये नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, कि एफआईआर कंप्लेंट आ जाए तो आपको ऐसा डिफरेंस आपको आना चाहिए, लेकिन आपको किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए एक सामान्य आदमी पहले बनना जरूरी है, नॉलेज जरूरी है कि क्यों एफआईआर, क्यों है कंप्लेंट, ये सब चीजें होती हैं। अब आ जाइए बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, याद आप करते जाते हैं। आ जाइए बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब मैं किसी एक पर्सन का नाम लूंगी और प्लीज वो माइक ऑन करना कि क्या होते हैं। पूरी क्लास ऐसे ही चलेगी, आगे भी ऐसे चलेगी, आपको चीजों को ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। खुशबू, आप एक बार माइक ऑन करिए। यदि आप क्लास में सुन पा रहे हो तो एक बार माइक ऑन करिए। देखो नहीं करोगे तो मैं फिर यस अप्रूव मैम। कर दूँ। आप नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या समझते हो, जस्ट एक लाइन में आंसर दो। Which are कैसे कैसे shown लग रहा है? as which are shown as non-bailable offence as per Schedule First. हम्म, जिसे नॉन बेलेबल ऑफेंस कहा गया शेड्यूल फर्स्ट में, ये तो जस्ट एक डेफिनेशन का मतलब डेफिनेशन तो है नहीं है, ये तो इंक्लूजन सा बता दिया कि जिसे पीछे नॉन बेलेबल कहा गया है। जैसे लेकिन कॉग्निजेबल में भी मैंने क्या बोला था, जिसे पीछे कॉग्निजेबल का है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था कि पुलिस वाला विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। नॉन बेलेबल में भी पीछे लिखा हुआ है कि जिसे पीछे बताया गया है शेड्यूल 1 में नॉन बेलेबल, लेकिन है क्या नॉन बेलेबल ऑफेंस, क्या बेल नहीं मिलती क्या नॉन बेलेबल ऑफेंस में? हाँ, उनमें बेल नहीं मिल पाती है। ठीक है, और कोई है? मैम नॉन बेलेबल में हम एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते बेल को, बट बेलेबल में एज अ मैटर Then, It is the अब ये full जैसे मैंने discretion बोला of कि the सबने court. पढ़ा होगा, हाँ डिस्क्रिशन, देखिए समझिए कि Yes. ऐसा नहीं है कभी भी। खुशबू, आप यदि थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, किसी ने भी, सबने मतलब सबको ऐसा ही लगता है, शब्द लिखा है नॉन बेलेबल, लेकिन अब इसका इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करना पड़ेगा, गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन लगाना पड़ेगा इसके अंदर, इसको पढ़ के अपन नहीं समझ सकते। समझना, बेलेबल ऑफेंस वह ऑफेंस होते हैं
ठीक है, यदि आप आज की क्लास लो तो कल की क्लास भी ले लेना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन लोगे तो ज्यादा अच्छे से। बेलेबल ऑफेंस वह ऑफेंस होते हैं जिसमें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट, कि यदि मान लीजिए कि पारुल को बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जाता है, तो पारुल यदि वहां पे बेल लेकर खड़ी है ना, तो पुलिस वाले को छोड़ना पड़ेगा। एक तो पीछे दिखा रखा है, मैं बोल दूंगी ये ले बीएनएसएस, ये ले शेड्यूल 1, मुझे पता है ये ले बीएनएसएस, ये ले शेड्यूल 1, ये पीछे लिखा है बेलेबल ऑफेंस, ये पकड़ बेल और मेरे को जाने दे। तो एज अ मैटर ऑफ राइट मैं बेल क्लेम कर सकती हूँ। तो which is shown as bailable in first schedule and in which a bail can be taken as a bail can be extracted as a matter of right। और व्हाट इज नॉन बेलेबल, जहां पे आप ऐसा नहीं है कि नॉन बेलेबल में बेल नहीं मिलती है। खुशबू ये गलत, सब लोग जिसको भी ये लगता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं मिलती है, ये आज से ये मिथ हटा दो अपने माइंड से। एज अ मैटर ऑफ राइट आप बेल नहीं क्लेम कर सकते हो, कोर्ट का डिस्क्रिशन रहता है। Got it. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो व्हाट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस, कि विच इज शोन एज नॉन बेलेबल इन शेड्यूल 1, which is shown as non-bailable in schedule 1 and person cannot claim bail as a matter of right। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, जो भी बच्चे क्लास में है, माइंड से नहीं जाना चाहिए आपके कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं मिलती है। ये माइंड से हटा देना कंसेप्ट, नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल मिलती है, लेकिन आप जाकर ये नहीं बोल सकते कि ले 50,000, ले बेल के 50,000 और मेरे को छोड़ दे। कोर्ट छोड़ेगा आपको, आप नहीं, कोर्ट या ऑफिसर इंचार्ज जो भी है पीछे दिखा देखेंगे अपन बेल वाले चैप्टर में। लेकिन आपके माइंड से ये कंसेप्ट हट जाना चाहिए कि बेल नहीं मिलेगी, शब्द पे शब्द के अंदर नहीं जाना, बेल मिलेगी लेकिन एज अ मैटर ऑफ राइट, मैटर ऑफ राइट बेल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आ जाइए बेयर एक्ट में देखते हैं, यहाँ दिख जाएगा आपको bailable offense 21C, an offense which is shown as bailable in first schedule or made bailable by any other offense, any other law, और non bailable offense means any other offense। अब देखो डेफिनेशन समझोगे कि offense shown as bailable in first schedule, ठीक है, offense shown as non bailable in first schedule, ठीक है। The accused has the right to be released on bail, no right to bail, आपको बेल का अधिकार नहीं है। The bail is at the discretion of the court which may grant or refuse it based on the gravity of the offense। बेल, बस इतना आपको, इतना याद हो गया ना, काफी सही, काफी सही है। ठीक है, इतना आपको याद रहना चाहिए, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि बेल लेबल ऑफेंस में बेल मिलेगी मिलेगी, कुछ भी कह ले कोर्ट मना नहीं कर सकता। नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट का डिस्क्रेशन है, ही इट कैन रिफ्यूज और इट कैन ग्रांट द बेल। ठीक है, तो ये थे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यदि क्लास और कंटिन्यू कर लूं, नहीं थक वक गए हो आप बीएससी की क्लास के कारण, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बोलने की आदत है। कर लूं आगे कंटिन्यू? यस मैम, प्लीज कंटिन्यू। Yes, ma'am. ठीक है, अब अपन कुछ अच्छा सा टॉपिक पढ़ते हैं जो हमें समझ में आता है। ये देखो जो जो इम्पोर्टेंट थे, देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, बेलेबल पढ़ लिया, नॉन बेलेबल पढ़ लिया, कॉग्निजेबल पढ़ लिया, कंप्लेंट पढ़ लिया, एफआईआर में डिफरेंस पढ़ लिया। अब आ जाते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग सा देखते हैं, अच्छा लगे जो, ये भी पढ़ लिया। ठीक है, अब ये जो इम्पोर्टेंट थे वो तो कंप्लीट हो गए। अब अपन आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। ट्रायल को डिफाइन नहीं किया गया है, याद रखना है आपको कि ट्रायल को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ट्रायल पढ़ना तो पड़ेगा। आ जाइए देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है आपको। देखिए देखते हैं अपन अच्छी सी, देखिए एक होता है इन्वेस्टिगेशन, एक होता है इंक्वायरी और एक होता है ट्रायल। बिल्कुल बुद्धि मत लगाओ, ऐसे समझो कि पहली बार पढ़ा है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन डिफाइंड है बीएनएसएस में, इंक्वायरी डिफाइंड है, ट्रायल को कहीं डिफाइन नहीं किया है, कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है ट्रायल को, ना सीआरपीसी में किया गया था ना बीएनएसएस में किया गया। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इन्वेस्टिगेशन खुशप्रीत, माइक ऑन करिए। खुशप्रीत, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? मैम पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर, तो माइक में रहना, ऑन रहना। तो क्या इन्वेस्टिगेशन एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है? जुडिशियल मतलब कोर्ट,
क्या इन्वेस्टिगेशन एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है क्या? No, ma'am. डन। तो आपको दो डिफरेंस समझ में आ गए। आ जाइए देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड और है कि एनी अदर पर्सन जिसे कोर्ट ने ऑथोराइज किया है। हमेशा आधा अधूरा ज्ञान बहुत सेहत के लिए हानिकारक है। केवल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर ही नहीं, एक ऐसा पर्सन जो कोर्ट के द्वारा ऑथोराइज है वो भी कर सकता है। इंक्वायरी कौन करता है? इंक्वायरी कोर्ट करता है, मजिस्ट्रेट करता है। तो इंक्वायरी करते हैं मजिस्ट्रेट, और ट्रायल भी कौन करता है? मजिस्ट्रेट। जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। नहीं, हैंड रेज नहीं करो, ये एक नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है, क्योंकि कौन करता है? पुलिस वाला करता है, कोर्ट थोड़ी करता है। इंक्वायरी कोर्ट करता है, कोर्ट मतलब जज, जुडिशियल प्रोसीडिंग है। और ट्रायल एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। मैम जैसे हमने बोला कि इन्वेस्टिगेशन कोई और पर्सन भी कर सकता है, लाइक हु विल बी ऑथराइज्ड बाय द कोर्ट, क्या कोर्ट किसी एडवोकेट को ऑथराइज कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के ये लिए? सब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे आगे। इसके अंदर एक स्पेसिफिक सेक्शन है, ठीक है? इसके अंदर किसी भी पर्सन को कर सकता है, किसी भी व्यक्ति। वहां पे लिखा है एनी अदर पर्सन, अभी अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम देख लेंगे, ठीक है निशा? मैम ठीक है, हाँ मैम एनी अदर पर्सन जो है वो ऑथराइज्ड बाय कोर्ट होगा या बाय मजिस्ट्रेट होगा? देख लेते हैं, शब्द देख लेते हैं। मुझे पता नहीं है कोर्ट या मजिस्ट्रेट, दोनों में से कोई लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपको बस ये याद रखना कि एक दो चीजें लिखी हुई है इन्वेस्टिगेशन में। एक तो लिखा है पुलिस ऑफिसर, देखो, तो एनी अदर देन मजिस्ट्रेट है तो हम देख लेंगे। देखो क्या लिखा है, आप पुलिस ऑफिसर, और देखो इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? which is for the collection of evidence conducted by a police officer or any person other than a magistrate authorized by a magistrate in this behalf. डन, ठीक है? एक बार हैंड रेज कर दीजिए। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? एक पुलिस ऑफिसर या ऐसा व्यक्ति जिसे कोर्ट ने ऑथोराइज किया है। और इंक्वायरी कौन करता है? इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करता है, ट्रायल मजिस्ट्रेट करता है। इंक्वायरी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ट्रायल एक जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब मैम बोलो कि मैम ये इंक्वायरी ट्रायल, चलो पहले तो इन्वेस्टिगेशन का मकसद क्या है? इन्वेस्टिगेशन का मकसद क्या है? इन्वेस्टिगेशन का सिंपल सा मकसद है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कलेक्शन ऑफ एविडेंस। तो देखिए आ जाइए, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अब जो बच्चे जिसने पहली बार सीआरपीसी पढ़ रहे हैं या बीएनएसएस पढ़ रहे हैं, मैं बता देती हूँ। इंक्वायरी, कोर्ट इंक्वायरी कर रहा है कि भाई क्या वाकई में ऑफेंस हुआ है, क्या वाकई में, मतलब प्राइमा फेसी चीजें देख रहा है कि क्या पर्सन ने वाकई में ऑफेंस किया है क्या। एक होता है चार्ज, कभी शब्द सुनोगे आप चार्ज, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है चार्ज। तो इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट ये डिसाइड करता है कि क्या इसको डिस्चार्ज करना चाहिए या चार्ज फ्रेम करना चाहिए। चार्ज फ्रेम करना, तो जो चार्ज फ्रेम होते हैं ना, उससे पहले की जो सारी चीजें होती है, इंक्वायरी को हिंदी में बोलते हैं जांच। क्या बोलते हैं? जांच। कोर्ट जांच कर रहा है कि चार्ज बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो जो इंक्वायरी होती है वो, इंक्वायरी और ट्रायल को कौन सेपरेट करता है? चार्ज सेपरेट करता है। ये एक पर्दा है, इसका नाम है चार्ज। जैसे ही चार्ज फ्रेम हो जाता है उसके बाद स्टार्ट हो जाता है ट्रायल। और चार्ज फ्रेम होने से पहले जो चीजें चल रही होती है उसे क्या कहते हैं? इंक्वायरी। करता कोर्ट ही है, लेकिन इंक्वायरी जब तक चलती है तो वो खत्म होती है चार्ज फ्रेमिंग से, और चार्ज फ्रेमिंग के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाता है ट्रायल। एक इंपॉर्टेंट वर्ड था, आपको याद रखना है। एक बार हैंड रेज करो, याद रखना है। इंक्वायरी और ट्रायल में काफी बार डिफरेंस आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मैम जांच क्या होती है, और ट्रायल को हिंदी में मुझे अन्वेषण नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन होता है। विचारण। विचारण, कि जांच क्या होती है और विचारण क्या होता है। तो जांच, चार्ज फ्रेमिंग से जो पहले की स्टेजेस है, पहले जो कोर्ट चीजें थोड़ा सा जांच वाच देख लेता है ना, तो वो तो क्या होगा? इंक्वायरी। और जैसे चार्ज फ्रेम हो जाता है उसके बाद शुरू होता है ट्रायल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो आप ये देखो, उद्देश्य क्या है? इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इंक्वायरी का उद्देश्य है कि क्या चार्ज फ्रेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ट्रायल का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य होगा ट्रायल का, शांतनु जी? मैम फेयर ट्रायल होना चाहिए मैम। अरे जो उद्देश्य क्या होना चाहिए? ट्रायल मैम टू डिटरमाइन द एक्विटल या कन्विक्शन। एक्विटल और कन्विक्शन, एक्विटल और कन्विक्शन, इसका डिसीजन क्या जाएगा? इसका जो ट्रायल है उसका क्या, हम क्यों कर रहे हैं ट्रायल? कि व्यक्ति को एक्विट करना है या एक व्यक्ति को
डिस्चार्ज करना है। अभी मैं बता सॉरी कन्विक्ट करना है, वो भी मैं बताऊंगी कि क्या होता है एक्विटल और क्या होता है कन्विक्शन। आई होप पहले 3 स्टेजेस समझ में आ गई होगी। इंक्वायरी को ट्रायल से कौन डिफरेंशिएट करता है? चार्ज डिफरेंशिएट करता है। अब आ जाइए कि मैम डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज का मतलब भी छूटना होता है कि भाई छोड़ दिया व्यक्ति को, और एक्विटल का मतलब भी व्यक्ति को छोड़ना होता है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना कि आपसे पूछा जाएगा कि पारुल डिस्चार्ज और एक्विटल में क्या डिफरेंस होता है, तो बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनना कि जब इंक्वायरी होती है ना, तब पता चलता है कि व्यक्ति ने ऑफेंस, कोर्ट को प्राइमा फेसी लग रहा है व्यक्ति ने ऑफेंस नहीं किया है, डिस्चार्ज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिस्चार्ज कर देते हैं। तो क्या डिस्चार्ज चार्ज फ्रेमिंग के बाद होता है क्या? कोई भी बताएगा? मैंने क्या बोला? इंक्वायरी में कोर्ट को लगता है कि व्यक्ति ने ऑफेंस नहीं। चार्ज समझ में? फ्रेमिंग से पहले होता है मैम। बिफोर सबको ट्रायल, याद बिफोर रखना है चार्ज। कि चार्ज फ्रेमिंग से पहले पहले क्या होता है? चार्ज फ्रेमिंग से पहले व्यक्ति ने जैसे कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया, तब अब एक्विटल और डिस्चार्ज होगा, वो सॉरी एक्विटल और कन्विक्शन होगा। चार्ज फ्रेमिंग से पहले पहले व्यक्ति का क्या होता है? डिस्चार्ज। आपको सबको हैंड रेज करना है, समझना है। अब मैं किसी से भी पूछ लेती हूँ, वैसे सबको आपको समझ में आना चाहिए। देखो मैं किसी चीज को यदि एम्फेसाइज कर रही हूँ 10 बार, तो ये क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये कॉमन सेंस होना चाहिए। चार्ज फ्रेमिंग से पहले होता है डिस्चार्ज, और चार्ज फ्रेमिंग के बाद ट्रायल स्टार्ट होता है तो होता है एक्विटल। तो देखो, तो यहाँ पे इंक्वायरी का रिजल्ट क्या होता है? इंक्वायरी का रिजल्ट हो सकता है डिस्चार्ज या चार्ज फ्रेमिंग, और ट्रायल का रिजल्ट क्या हो सकता है? अभी तो बताया एक्विटल, मतलब व्यक्ति को एक्विटल। छोड़ना है या व्यक्ति को कन्विक्ट करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब जब, बस ठीक है, अब जब इन्वेस्टिगेशन खत्म कैसे होता है? इन्वेस्टिगेशन जब ओवर हुआ तो व्यक्ति क्या प्रस्तुत करता है पुलिस वाला? किसी को पता है? पुलिस रिपोर्ट, चालान। चालान, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, कुछ भी बोलो, एफआर लेकिन मैम। फाइनल रिपोर्ट कुछ भी बोलते हैं इसको, ये सब ये शब्दावली है कि फाइनल रिपोर्ट करता है, पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो जो जो क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ वो कैसे खत्म होगा? एज अ फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट, पुलिस वाला बोल रहा है कि ये ले भाई मैंने इन्वेस्टिगेशन कर दिया कोर्ट भाई, अब मैं आपको फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैंने ये चीजों को कलेक्ट करके फाइनल रिपोर्ट बना दी है। तो जो इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन होता है वो होता है एज अ फाइनल रिपोर्ट। जो आपको मैंने बता ही दिया, जो इंक्वायरी का वो होता है कंक्लूजन, वो होता है या तो व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा या चार्ज फ्रेमिंग कर दिया जाएगा, और जो ट्रायल होता है उसका जो कंक्लूजन होता है या तो एक्विटल होता है या कन्विक्शन होता है। आई होप आपको इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में डिफरेंस पता चल गया होगा, क्योंकि बहुत, अब आ जाइए देखते भी हैं, कहीं ना कहीं मैंने बनाया होगा, देख लेते हैं पहले। इंक्वायरी 2-1 के में है, देखो बिल्कुल जो बीएनएसएस है उसमें इतना ज्यादा एक्सप्लेन में नहीं लिखा हुआ। क्या बोल रहा है इंक्वायरी? एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, इसने यही खत्म कर दी डेफिनेशन। मैम ठीक, मैम, हाँ। एक क्वेश्चन था। प्रैक्टिकल मत पूछना, देखो मुझे प्रैक्टिकल का आइडिया नहीं है, बताओ। मैम जो ऑल्टरेशन ऑफ चार्ज होगी मैम, जो बेस चार्ज होती है, उसके बाद मैम जैसे 304 बी को बाद में 306 में कन्वर्ट कर दिया, हम्म तो फिर क्या वो इंक्वायरी में आएगी या फिर ट्रायल में आएगी? ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्ज, यस वो तो मैम। ट्रायल ट्रायल का स्टेज होगा मेरे को तो लगता है। अच्छा मैम। ठीक है, बाकी देखो प्रैक्टिकली मुझे इतना जानकारी नहीं है। ठीक है, एक बार मैम आप और इसकी स्क्रूटनी कर लेना। जी मैम। ठीक है, मेरे ओपिनियन में लगता भी, मैं जी मैम। शायद भी नहीं बोलूंगी, मेरे ओपिनियन में ये उसके अंदर आएगा इंक्वायरी, मतलब ट्रायल में। देखिए आ जाइए, क्योंकि क्या लिखा है? एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट, ये डेफिनेशन है इंक्वायरी की। इन्वेस्टिगेशन की इसने बताई थी, इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर और अ पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट। अब आ जाइए, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल में डिफरेंस। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कौन करता है? पुलिस वाला, या कौन करता है? मजिस्ट्रेट के द्वारा जो ऑथोराइज्ड पर्सन है। इंक्वायरी का मतलब है जो मजिस्ट्रेट ने करा है या कोर्ट ने करा है, जिसमें अदर देन ट्रायल है, जो डिटरमाइन करता है, ठीक है, फैक्ट्स गैदर एविडेंस तो छोड़ दो। ट्रायल भी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है जो डिटरमाइन करता है कि पर्सन गिल्टी है या पर्सन इनोसेंट है। ठीक है, इसका जो पर्पस है वो है एविडेंस कलेक्ट करना, इसका जो पर्पस है वो फैक्ट्स को असरटेन करना, और इसका पर्पस वही है डिसाइड करना कि गिल्ट है या इनोसेंट है। कौन करता है? वही बार बार रिपीटेटिव चीज है, पुलिस वाला करता है या अदर पर्सन करता है, मजिस्ट्रेट करता है, कोर्ट करता है, या मजिस्ट्रेट करता है, कोर्ट करता है। ये एक प्रिलिमिनरी प्रोसेस है।
नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ठीक है, ये इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद की स्टेज है और ट्रायल इंक्वायरी के बाद की स्टेज है। ठीक है, रिजल्ट मैंने आपको बता ही दिया, रिजल्ट होती है फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, इसका रिजल्ट होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज या डिस्चार्ज, और इसका रिजल्ट होता है कन्विक्शन और एक्विटल। इससे अच्छा, इससे बेहतर तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकती थी, ये मेरा बेस्ट था। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में क्या डिफरेंस है, ये आपको अभी रात को सो ना तो इससे पहले याद कर लेगा, याद कर लेगा। बट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन्वेस्टिग, और इस स्टेज में मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैंने मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे करके काफी अच्छा पढ़ा दिया, तब मैंने, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान फर्स्ट क्लास में इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल बताएगा, लेकिन मैंने धीरे धीरे करके आपको स्टेज वाइज चीजें बताई। कॉग्निजेबल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, FIR क्या होता है, कंप्लेन क्या होता है, बेलेबल नॉन बेलेबल, तो मैं समझ सकती हूँ कि समझ गए होंगे आपकी जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो किस इन्वेस्टिगेशन का फाइनल जो होगा फाइनल रिपोर्ट होगी, जो इंक्वायरी होगा उसका दो भागों में डिवाइड, या तो पर्सन डिस्चार्ज होगा या पर्सन एक्विटल होगा, सॉरी चार्ज फ्रेम होगा, और जो ट्रायल होगा उसका या तो एक्विटल होगा या पर्सन कन्विक्शन होगा। डन, बाकी की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, 6:45 पे एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, रिकॉर्डेड मैं दे दूंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। कम, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू। मैम क्लास 1 आवर की होगी डेली? क्लास है ना 1.25 घंटे की होगी, 1.15 समथिंग। ठीक है, ओके मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम, वेलकम टू ऑल।